नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय से जो वैकेंसी आई है। यहाँ से विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आपका रिपोर्टर भी है, एपीएस भी है, समीक्षा अधिकारी और कई सारे पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिपोर्टर और एपीएस के बारे में, चाहे वो फंड को लेके हो, चाहे वो पदों की संख्या के लेके हो, फीस को लेके हो, कितने गुने पास कराए जाएंगे, आय हो, ठीक है, सारा कुछ इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। कौन सा टेस्ट होगा, कितने पेपर होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो कल जो हमने वीडियो बनाया था, कल क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो इसलिए हमने केवल यही जानकारी दिया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अभी इसका लिंक नहीं है तो फेक भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल यहाँ पर आपका सारा जानकारी, सारा कुछ कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है 18 तारीख को पब्लिक होना था, ये 17 तारीख का नोटिफिकेशन है। कल वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आज से ये पब्लिक कर दिया गया है और आज से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वो 18 तारीख यानी आज से प्रारंभ हो रही है, 18 सितंबर से, शुक्रवार से। और परीक्षा शुल्क जो है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 12 अक्टूबर तक रहेगा। 12 अक्टूबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 12 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप फॉर्म जो है 13 अक्टूबर तक जो है परीक्षा शुल्क जमा करके 16 अक्टूबर तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यानी फॉर्म सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 अक्टूबर है, ठीक है। और दोस्तों फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन मोड ही स्वीकार किया जाएगा और किसी मोड से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली बहुत ध्यान से फॉर्म को भरना है ताकि उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर एक बारी आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो किसी भी दशा में आपका फीस जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बता दें कि अगर आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर नहीं भी चाहते तो भी अलग अलग ही भरना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग पदों के लिए आवेदन आपको अलग अलग करना पड़ेगा और फीस भी आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सरकार की बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली, क्योंकि फ़ीस इन्होंने जो रखा है वो 1050 रुपये रखा है एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि हम एपीएस भी भरेंगे और रिपोर्टर भी भरेंगे, समीक्षा अधिकारी भी भरेंगे, तो आपको तीनों के लिए अलग अलग फ़ीस देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो फीस होगा ये आपका प्री एग्ज़ाम के लिए होगा, क्योंकि इसमें जो अनुसेवक वाली वैकेंसी है, अनुसेवक वाले के छोड़ के बाकी सब के लिए प्री और मेंस रखा गया है। तो यहाँ पे प्री के लिए अलग से होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस के लिए भी अलग से आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से शुल्क भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आपकी तैयारी है तो आप फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता के बारे में अभी हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे एपीएस के लिए CCC यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। रिपोर्टर के लिए दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों आपको शॉर्ट हैंड चाहिए होगा, ठीक है। आगे मैं डिटेल में भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, कल जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। उसमें बेसिक डिटेल आपको भरना है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हों आप भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप ऑप्शन में जाओगे तो वो स्टेट पूछता है आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तो आप हर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न मत पालिएगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आएगा कि हम इस स्टेट के हैं तो भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो हम सारा कमेंट आपके दूर करने की कोशिश करेंगे, कि सारी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि जो आप एक बारी निर्धारित शुल्क जमा कर देंगे तो वो शुल्क किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पहले आप पहले दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके नेक्स्ट 24 घंटे बाद यानी अगले दिन जो है आप फीस जमा कर पाएंगे, फिर अगले दिन जो है आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो इस पूरे प्रक्रिया में 3 दिन लग जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया, अगर आप फीस जमा करने जाएंगे तो इनवैलिड बताएगा, आपका आईडी पासवर्ड इनवैलिड बताएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, अभी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँगा आपसे। तो यहाँ पर दोस्तों और हम लोग देख लेते हैं कि क्या रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों एक और आप लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि अपेयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, लिखा गया है, ठीक है। अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर आप फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 2 में लिखा गया है, ठीक है।
लेकिन उससे पहले प्रारंभिक परीक्षा की उक्त तिथि अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र अंक पत्र प्राप्त हो जाना है। यानी कि जो परीक्षा से पहले आपको अगर प्रमाण पत्र मिल जाएगा, यानी कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिकली बात कर लिया कि रजिस्ट्रेशन और इसकी बात करते हैं। अब हम पदों की संख्या की बात कर लेते हैं कि कितने पद हैं और कौन कौन सी योग्यता है किस पद के लिए। ई चालान जो है आपका SBI के माध्यम से जनरेट होगा। चाहे आप ई चालान का प्रिंट लेके आप बैंक में जाके शुल्क जमा कर सकते हैं, आपने कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान देना है कि हस्ताक्षर और फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए और बाई साइज होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं किया तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आप निकाल के रख लेंगे। बाद में अगर किसी प्रकार की कोई विसंगति होती है तो आपको प्रिंट प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए फ़ीस कितनी रखी गई है। तो फीस जो है दोस्तों यहाँ पे रखा गया है सामान्य और अनारक्षित। ठीक है, सामान्य और अनारक्षित, और चाहे OBC हो चाहे जनरल हो, इन दोनों के लिए 1050 रुपया रखा गया है। ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट के हों, चाहे UP के हों या अदर स्टेट के हों, सबके लिए 1050 रुपया रखा गया है। SC ST के लिए 800 रुपया रखा गया है, और जो EWS में आते हैं उनके लिए भी 1050 ही रखा गया है। ठीक है, दिव्यांगजन हैं जो, यानी कि जो PH कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए केवल 50 रुपये का शुल्क रखा गया, वो भी ऑनलाइन शुल्क है, बाकी ऐसी कोई शुल्क नहीं है। तो केवल दिव्यांगजनों के लिए ही 50 रुपये का शुल्क है, बाकी सब के लिए शुल्क रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि महिला के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। अगर वो महिला SC ST की है तो 800 रुपये, और जनरल और OBC की है तो 1050 रुपये। ठीक है, वही रखा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी वही रखा जाएगा, जिस कैटेगरी में वो आते हैं उतना फीस भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि अगर कोई अधीनस्थ या UP PSC से डिबार किया गया है तो फॉर्म ना भरें, नहीं तो उनके अंदर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर वो उन्हें पता चलता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका फीस किसी भी तरह में वापस नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो देखिए यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की जो टोटल वैकेंसी है वो 19 है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। APS की जो वैकेंसी है आपका दोस्तों 23 है, अपर निजी सचिव की 23 वैकेंसी है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है अपर निजी सचिव की है। वित्त लेखक यानी जो रिपोर्टर की वैकेंसी है उसमें 9 है, लेकिन रिपोर्टर में यहाँ दोस्तों आपको दोनों शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अगर आपको दोनों शॉर्ट हैंड आता है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, समीक्षा अधिकारी लेखक के लिए 1 है, शोध सहायक के लिए 3 है, सुरक्षा सहायक के लिए 5 है। जिनकी हाइट वाइट है वो सुरक्षा सहायक में भी अप्लाई कर सकते हैं, और सुरक्षा सहायक महिला के लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रकाशन के लिए 1 वैकेंसी है। अनुसेवक के लिए 10 वैकेंसी है। अनुसेवक के लिए केवल 1 पेपर होगा जो कि प्री एग्जाम होगा, बाकी कोई पेपर इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। और आरक्षण जो है दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। एक चीज़ इसमें और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो जो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए, ना कि भारत सरकार वाला। ठीक है, क्योंकि 2 सर्टिफिकेट बनते हैं। जैसे आपका OBC हो गया तो 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक भारत सरकार वाला, एक उत्तर प्रदेश सरकार वाला। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार वाला चलेगा, और अदर स्टेट के हैं वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चाहे वो एज वगैरह जो भी छूट है वो सब केवल उत्तर प्रदेश की कैटेगरी, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी को ही मिलेगा जो भी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक आते हैं उनके लिए जो आरक्षण होगा वो समूह ग और घ में ही मिलेगा, बाकी में उनको ऐसा कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैवाहिक स्थिति की। अगर हम बात करें तो वैवाहिक स्थिति अगर एक से ज़्यादा कोई पत्नी रखता है, अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उसको छूट तभी दी जाएगी जब महामहिम यानी राज्यपाल द्वारा उसे छूट प्रदान कर दी गई हो। शैक्षिक अर्हता के बारे में हम लोग बात करते हैं तो विशेष तौर से हम लोग बात करेंगे विशेषाधिकारी के लिए जो है वो भारत में विद्या स्नातक, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर हों, उपाधि रखते हों, उच्च गुणवत्ता प्रकाशित पुस्तकालय में भी उत्तरदायी ये सब काम कर रखे हों, तो ये है। लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे रिपोर्टर, समीक्षा अधिकारी और APS के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो वित्त लेखक हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा अगर उन्होंने उत्तीर्ण की है रिपोर्टर के लिए, जिसमें लेवल 10 मिलेगा आपको, तथा हिंदी आशुलिपिक में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपिक में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये काम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि जो दोनों शॉर्ट हैंड मांग लिया है हिंदी और अंग्रेजी, बाकी तो सब ठीक है।
नेक्स्ट, समीक्षा अधिकारी के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की अगर वो उपाधि रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास ग्रेजुएशन कर लिया है वो सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। और एपीएस की अगर हम बात करें यानी अपर निजी सचिव की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हो। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपको हिंदी टंकर में 25 शब्द प्रति मिनट, हिंदी शॉर्ट हैंड यानी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति आपने प्राप्त की है तो जो है, और इसके अलावा आपको कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट आपके लिए होगा या उसके समकक्ष अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो भी आप मान्य होंगे। यानी कि एपीएस के लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि अगर आप काम करेंगे, नौकरी चाहिए तो सैलरी तो ज़रूरी ही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे जो हमारे लोगों के काम की है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं वित्त लेखक यानी जो रिपोर्टर के लिए है वो यहाँ पे लेवल 10 मिलेगा, यानी 7 पे के हिसाब से लेवल 10 दिया जाएगा। ठीक है, लेवल 10 यानी 56,100 से आपका स्टार्टिंग होगा जो कि बेसिक रहेगा। इसके बाद इसमें टीए चारे जो भी है वो सब जुड़ेगा। ठीक है, और 1,77,500 रुपया रहेगा। और समीक्षा अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे लेवल 8 रहेगा, अपर निजी सचिव के लिए भी लेवल 8 रहेगा। बाकी के लिए यहाँ पे देखिए समीक्षा अधिकारी लेखक के लिए भी 8 रहेगा, यानी 8 जो रहेगा वो 47,600 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा, जिसमें टीए और एचआरए भी जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सैलरी की बात करें, सैलरी तो बाद में आएगी, पहले हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अधिमानी अर्हता बात कर लेते हैं कि अधिमानी अर्हता जो है वो अगर किसी के पास बी प्रमाण पत्र है तो अगर एक्स्ट्रा इसके अलावा जितना क्वालिफिकेशन मांगा इन्होंने, इसके अलावा अगर किसी के पास है सर्टिफिकेट तो उसे अधिमानी अर्हता दी जाएगी, यानी पहले उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं शारीरिक स्थिति। तो यहाँ पे स्वस्थ होना चाहिए। अब हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो इस विज्ञापन में जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम जो आयु है वो 21 साल, 22 साल, 18 साल, 30 साल अलग अलग पदों के लिए रखा गया है। तो बेसिकली हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और वित्त लेखक के लिए यानी कि रिपोर्टर के लिए न्यूनतम 22 साल होना चाहिए, समीक्षा अधिकारी के लिए न्यूनतम 21 साल, अपर निजी सचिव के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। ठीक है, आयु की गणना आपका 1 जुलाई से किया जाएगा। बाकी अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको कैटेगरी वाइज छूट दिया जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना वर्ष का छूट मिलेगा। फिलहाल हमें नहीं लगता कि इसमें छूट की आप लोगों को ज़रूरत होगी, क्योंकि 21 से 40 साल बहुत होता है। इसके बीच में ही आप लोगों की आयु होगी जो लोग तैयारी कर रहे हैं। आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। यहाँ पे दोस्तों मैंने बता दिया है आपको पहले कि जो है इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पद यानी अनुसेवक के पद को छोड़कर जिसके लिए पृथक से प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम घोषित किया जाएगा, बाकी सभी के लिए प्रारंभिक और मेन परीक्षा होगी। अब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं जो कि बेसिकली, और ये जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, निवास प्रमाण पत्र, लिंग, जन्म तिथि, नाम एवं पता से संबंधित जो भी दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 13 अक्टूबर से पहले आपका बन जाना चाहिए, नहीं तो आप उसके लिए मान्य नहीं होंगे अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ऑनलाइन, मैंने बता दिया कि ऑनलाइन फॉर्म आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरना है और सारा कुछ बिल्कुल एकदम जांच पड़ताल के चलना है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें कि कितने कैंडिडेट जो है वो मुख्य परीक्षा में पास किए जाएंगे, तो 13 गुना जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए पास कराए जाएंगे। और मिनिमम जो रखा गया है वो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क रहेगा वो 40% रहेगा, यानी कि 40% से अगर आपका कम है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। और 40% तो इन्होंने मिनिमम रखा है। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए 40% मिनिमम रखा है और SC ST के लिए 35% रखा गया है। ठीक है, 35% और 40% रखा गया। अब 40% का मतलब ये नहीं कि आपने 100 में 40 नंबर ला दिए तो आप मेंस दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है,
अगर आप जो है 40% लाते हैं तो आपके लिए विचार किया जाएगा, वो भी ऊपर से जो है ये 13 गुना ले लेंगे। बाकी इनकी मेरिट जो बनेगी अगर उसमें आप आते हैं तो आप जो जाएंगे 13 गुना वाले में, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न में भी फोकस करना होगा। रिटर्न का सिलेबस जो है बहुत, जो हमारा यूपीपीएससी का सिलेबस होता है वही है, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं है। इसमें मैथ भी नहीं आएगा, जो मैथ से लोग घबराते हैं वो भी नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली। यहाँ पर देखिए हर सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए कैसा प्रमाण पत्र लगेगा, ये सारा प्रारूप दिया गया है। प्रारूप आप लोग देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो, अगर पहले से बनवा के रखे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की बेसिकली। और यहाँ पे दोस्तों सिलेबस में अपर निजी के सिलेबस की बात करें, अगर हम समीक्षा अधिकारी के सिलेबस की बात करें तो समीक्षा अधिकारी का सिलेबस वही रखा गया है जो आपका यूपीपीएससी रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिशिष्ट 3 दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा है तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अनुसेवक के पद को छोड़कर प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, और जो कि 100 नंबर के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, योग शव, ठीक है, ये आपका प्री हो गया। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम दे दिया गया है और हिंदी से 5 सिलेबस यहाँ पे टिक किए गए हैं। सेकंड पेपर के लिए सामान्य हिंदी से विलोम, शुद्ध वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची दिए गए हैं 10-10 वाक्य। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको रट सकते हैं। अब बेसिकली हम लोग समीक्षा अधिकारी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो समीक्षा अधिकारी के सिलेबस की अगर हम बात करें, वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन सब कुछ डिटेल में यहाँ पे क्लियर करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों फांट की जो बात कही गई है, वो फांट का नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा दिया नहीं गया है, लेकिन जैसे भी मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो फांट के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। वैसे यहाँ पे जो हमारा अनुमान है वो आपको सभी फांट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो कुर्तिदेव हो या मंगल हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो ये प्री परीक्षा का है, ठीक है, प्री का है। समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी और सामान्य पत्र रहेंगे। 60 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 140 क्वेश्चन जो है आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा, जिसमें आपके रीजनिंग वगैरह ये सब रहेंगे, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सारे रहेंगे, ठीक है। और अपर निजी सचिव की अगर हम बात करें तो अपर निजी सचिव के पद के लिए कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होंगे और द्वितीय चरण में दोस्तों आपका आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा होगी, जो कि क्वालिफाइंग मार्क का होगा, इसमें कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो सामान्य परिज्ञान एवं लेखन योग्यता रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, जीएस और सामान्य परिज्ञान एवं लेखन योग्यता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द्वितीय चरण आशुलेखन टंकण हो जाएगा। और हिंदी परिज्ञान एवं लेखन से यहाँ पे देख लीजिए पाठ्यक्रम दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र के भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता एवं संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान में आपका वही चीज़ रहेगा और सामान्य बुद्धि परीक्षण में रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। बाकी यहाँ पे सहायक, सुरक्षा सहायक का है तो ये आप लोग देख लीजिएगा सुरक्षा सहायक का। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिकली हम लोग देख लेते हैं विशेष प्रकाशन। और यहाँ पे रिपोर्टर के लिए जो दिया गया है वो कहाँ पे है, वित्त लेखक, या वित्त लेखक जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, वित्त लेखक की जो है आपका कार्यवाही 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आपका हिंदी आशुलिपिक 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक 120 शब्द प्रति मिनट का आयोजन किया जाएगा, जो कि आहारकारी प्रकृति का होगा, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स का क्वालिफाइंग रहेगा। आशुलेखन परीक्षा संपादित करने हेतु एजेंसी का जो चयन हो माननीय सभापति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। द्वितीय चरण में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट देना है, पाठ्यक्रम भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज़ 1050 रुपये यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा रखा गया है, तो आप अपने हिसाब से विचार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन लगभग दूर हो गए होंगे। तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइएगा, हम फॉर्म भर के आपको दिखा देंगे कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है। 3 चरणों में इसका प्रोसेस होगा, ठीक है। हमने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं,
ये सब जो आपके कन्फ्यूजन रहेंगे। और फ़ॉन्ट जो कौन सा रहेगा, तो फ़ॉन्ट की दोस्तों यहाँ पे अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। वैसे आप मंगल और गुरुवार दोनों मिलेगा यहाँ पे, जो भी होगा हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश का लगेगा, 13 गुना पास कराए जाएंगे, न्यूनतम 40% आपको लाना ही होगा, सिलेबस हमने बता ही दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।